स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है हैवी रेनफॉल की वजह से डैमेज के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो पीर पंजाल वैली का एरिया है, हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। कुछ लोगों का कैजुअलिटी है वो हुआ है इस इंसिडेंट के अंदर में। और सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट है वो नागालैंड के वहाँ पे भी हुआ है। हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोगों का कैजुअलिटी है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं, क्या मानसून मंथ के दौरान में वल्नरेबल सिचुएशन में हुआ करते हैं? क्या वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में कैजुअलिटीज़ हुआ करती हैं ट्रेन रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड? तो स्टूडेंट्स, हमारे सिर्फ हिमालयन स्टेट्स ही नहीं, नॉन हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे भी इस तरीके का जो कैजुअलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम वल्नरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हिमालयन स्टेट्स आप देखिए कि मोर वल्नरेबल हैं, क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है। जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन राइज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस तरीके से अपग्रेड करने का ज़रूरत है, जिससे कि जिस भी तरीके का जो वल्नरेबिलिटी है उसको वो यहाँ पे फेस है वो कर सकें। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे टूरिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है कंटिन्यूस उन स्टेट्स के वहाँ पे फेज में है, तो वो भी वहाँ पे प्रेशर है उसको क्रिएट करता है रिसोर्सेज के ऊपर में। आप देखिए कि कभी लैंड का एनक्रोचमेंट होना, ऐसा जो लैंड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन को नहीं करना है, वहाँ पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, और फिर हैवी रेनफॉल की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से उन बिल्डिंग्स के अंदर में डैमेज होना। ऐसी न्यूज़ आप हर एक ईयर के अंदर में रीड है वो किया करते हो। बट अगर हम नॉन हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे रीड करें तो कुछ दिनों पहले हमने केरल के पर्सपेक्टिव से रीड किया था कि वहाँ पे एक टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान में जो मिट्टी उस टनल से निकला था उसको आप देखिए कि टनल के ही नियर बाई एरिया के अंदर में लगा दिया गया था। फिर हैवी रेनफॉल हुआ, जो मड है उसका मूवमेंट होता है और उसका नाम दिया गया था मड स्लाइड। और उस मड स्लाइड के अंदर में भी आप देखिए कि कैजुअलिटीज़ हैं वो हुए थे। तो जिस तरीके के जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको यहाँ पे अडोप्ट करने का ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन के दौरान में, उनको कम्प्लीटली यूज ना करना, वो भी एक रीज़न बनता है काफ़ी बार एक्सीडेंट्स के बिहाइंड के अंदर में। अब अगर हम यहाँ पे नागालैंड का ये जो लैंड स्लाइड है उसके बारे में रीड करें तो आप देखिए कि नागालैंड का एक जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि मोन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, जो बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। नागालैंड अपना बॉर्डर किसके साथ में शेयर करता है? म्यांमार के साथ में। और आप देखिए उस बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर के वहाँ पे वो सिचुएटेड है जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं जिससे लोगों को रेस्क्यू है वो किया जा सके। नागालैंड का जो कैपिटल है वो कौन सा हुआ करता है? कोहिमा वहाँ का कैपिटल है। आपको यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है, स्पेशली जीएस पेपर थर्ड, उसके रिगार्डिंग में आपको एक डाटा यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 13.17% 13.17% जो लैंड एरिया आया करता है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड है, कि वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है वो हो सकता है, उसके चांसेज हैं। अब इसमें ये जो लार्जर एरिया है वो कहाँ पे है? लार्जर हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो लार्जर वे के अंदर में इसका पार्ट आया करते हैं। क्या नॉन हिमालयन स्टेट्स इसका पार्ट नहीं है? नॉन हिमालयन स्टेट्स भी हैं। आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के वहाँ पे वायनाड के अंदर में हमने किस तरीके से एक एक्सीडेंट देखा था 2 ईयर बिफोर, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ थी। तो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो भी प्रोन टू यहाँ पे लैंडस्लाइड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो दिल्ली में चल रही प्रोटेस्ट के बारे में है। जो हमारे एक प्रोटेस्ट पर्सन है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचू, उनको आप देखिए कि पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा हॉस्पिटल के वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। अब उनके जो पर्सनस हैं उन्होंने एक पेटिशन को फाइल किया था कि उनका जो हॉस्पिटल है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। जो उनका पर्सनल यहाँ पे हेल्थ कंसल्टेशन के रिगार्डिंग में जो हॉस्पिटल होगा उसके लिए उनको शिफ्ट किया जाए। बट आप देखिए कि हाई कोर्ट ने उस पेटिशन को रिजेक्ट है वो किया है। यहाँ पे प्रोटेस्ट के बारे में हमें बेसिक्स पता ही है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिजाइन करें क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था, इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन हैं उनका डिमांड है। और आप देखिए कि प्रोटेस्ट के बारे में मेंशन है तो आपको फंडामेंटल राइट का भी वो पार्ट है। आप यहाँ पे असम्बल कर सकते हो विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में, जो कि आपको आर्टिकल 19 है वो ये पावर यहाँ पे ग्रांट करता है।
गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्वेश्चंस को रेज करना, गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन के रिगार्डिंग में अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करना, ये डेमोक्रेसी का जो पार्ट है वो हुआ करता है। बट क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट करता है क्या? हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर में जो डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हाउस के अंदर में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा और लॉ मेकिंग प्रोसेस उन पर्सन्स के द्वारा कैरी आउट है वो किया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में लोग अपना वोटिंग है वो किया करते हैं, जो भी उनका चॉइस है, चाहे उनका चॉइस उनका रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, पर्सन का जो विजनरी यहाँ पे कोई आइडिया है उसके बेसिस पे हो। तो आप देखिए किस तरीके से लोग अपना वोटिंग करते हैं, वोटिंग प्रोसेस में उनको पावर हुआ करता है कि अपना जो चॉइस का जो पर्सन है उसको यहाँ पे इलेक्ट करें। और फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो मैक्सिमम वोट्स को सिक्योर करेगा, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि 50% मिनिमम उसको वोट चाहिए, जो मैक्सिमम यहाँ पे वोट्स को गेन करेगा उसको यहाँ पे जो विक्ट्री के रूप से विक्ट्री है वो अचीव होगा इलेक्शन प्रोसेस में। फिर वो पर्सन हाउस के अंदर में लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, वहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का पार्ट हो, उसका उसके अंदर में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में आपको जब जो आपका लक्ष्मीकांत अगर आप बुक रीड करते हो पॉलिटी के रिगार्डिंग में, तो उसके चैप्टर 4 या 5 के अंदर में वो मेंशन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल के बारे में। जब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रियम्बल का जो चैप्टर है ना उसके अंदर में वो बताया गया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके भी कुछ टाइप हुआ करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि रेफरेंडम हुआ करता है, प्लेबीसाइट हुआ करता है, जो कि लैंड एरियाज़ के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि रिकॉल का एक कॉन्सेप्ट है कि जनता के द्वारा उसके रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल कर लिया जाए। और रिकॉल के अलावा यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी हुआ करता है। इनिशिएटिव क्या होता है कि जनता ही कोई बिल लेके आए, जो पब्लिक है वो एक बिल को फ्रेम करे और वहाँ पे लोग उन रिप्रेजेंटेटिव्स को दे कि ये यहाँ पे आपका बिल है, इसके ऊपर में आपको काम करना है। क्या स्टूडेंट्स, अन्ना मूवमेंट जो 2011 में हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो मूवमेंट था, तो क्या देखिए कि उस समय में एक जो हमारे यहाँ पे लोकपाल एंड लोकायुक्त है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो लोकपाल लोकायुक्त का जो प्रपोजल था वो यहाँ पे इनिशिएटिव के पार्ट के रूप से आप काउंट कर सकते हो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में? वो इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं पर्सन, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। तो प्रेशराइज जो प्रेशर ग्रुप का जो काम हुआ करता है ना, उस तरीके से वो बिल है उसको प्रपोज किया गया था कि एक लोकायुक्त एंड लोकपाल है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए, जिससे करप्शन को रोका जा सके जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पे। बाद में गवर्नमेंट ने आप देखिए कि लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो बिल लाया गया उनको इस्टेब्लिश है वो भी किया गया। तो सम हाउ उस मूवमेंट का जो डिमांड था वो फुलफिल यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, यूएस और ईरान का जो डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिले हैं, जो यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट में जो फिर से आप देखिए कि वॉर सिचुएशन का जो एग्जिस्टेंस में आया है उसको मेंशन किया गया है। यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट में ईरान ने आप देखिए कि वहाँ पे अटैक किया था, जिसमें यूएस ट्रूप्स हैं उनका भी कैजुअलिटी हुआ था। अब उसको देखते हुए यूएस ने ईरान के वहाँ पे अटैक किया है, जिसमें ईरान के वहाँ पे बेसिकली मिसाइल्स के थ्रू ईरान ने मिसाइल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड किया, यूएस ने अपने जो वेपन्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। स्टूडेंट्स, आप आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज है उसमें भी यूएस और ईरान का ये फिर से जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके रीजन्स को बताया गया है। तो फिर से कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? जब जून के समय में 60 डेज का एक डील हो चुका था, तो फिर से कन्फ्लिक्ट क्यों देखने के लिए मिला? स्टूडेंट्स, रीजन्स ये हैं कि यूएस ने जब वो डील साइन किया तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो अदर उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टॉप लीडरशिप हैं, उनका विजिट हुआ था गल्फ़ कंट्रीज़ के वहाँ पे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हम उसको किस तरीके से देखते हैं। और आप देखिए कि ईरान से एक पॉइंट के अंदर में कहा गया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है उसमें आप देखिए कि सेफ पासेज है उसको किया जाए। इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन के वहाँ पे बेस है, उन्होंने भी कहा था कि इवैक्यूएशन का जो प्लान है वो लाया जाएगा। जो सी वर्कर्स हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो जो शिप वेसल्स हैं जिनका प्रेजेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ के वहाँ पे, जो कि फरवरी मार्च के समय से कंटिन्यूस वहाँ पे हैं, उनको इवैक्यूएट है वो किया जाए।
ईरान ने आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो अदर साइड है उसके अंदर में ओमान है, ओमान के साथ में कंसल्ट करते हुए ये कहा था कि जैसे सिंगापुर के वहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट हुआ करती है, मलक्का स्ट्रेट के वहाँ पे जो टोल प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आई, उस तरीके का सिमिलर हम ये टोल को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाएंगे, जिससे कि आप देखिए कि कोई भी शिप वहाँ से पास होगा जिसको कि कुछ पे है वो करना होगा। यूएस ने फिर उस दौरान में आप देखिए कि जो डिस्कस किया गल्फ कंट्रीज़ के साथ में, ओमान का जो रूट है उसको प्रपोज किया गया कि ओमान का जो एरिया है ना उस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उस एरिया से जो शिप वेसल हैं वो पास करें। तो उस तरीके से जब शिप वेसल्स पास करने लगे तो ईरान ने उनको टारगेट किया और फिर से ये कन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ। कल हम माइंस के बारे में भी देखे थे वर्ल्ड के पेज के ऊपर में कि जो सी माइंस वहाँ पे बिछाई गई हैं, तो उससे आप देखिए कि एक जो ऑयल टैंकर है वो जो कोलिजन हुआ है जिसमें एक्सप्लोड है वो देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिक रीजन्स हैं जो हम देख चुके हैं इन सभी के बारे में कि क्यों यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। ईरान के द्वारा यूएस के जो जो अलाइड पावर्स हैं, अलाइड कंट्रीज़ हैं और कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेस सिचुएटेड हैं, उनको टारगेट करते हुए उनका जो सेलिनेशन का जो प्लांट है, डीसेलिनेशन का जो प्लांट है, उसको भी अटैक किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशिया सिचुएशन है उसके बारे में। फिर आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे जो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ करता है उसका फाइनल मैच का यहाँ पे बताया गया है। दो कंट्रीज़ हैं वो फाइनल में पहुँचे हैं जिनके बिटवीन में ये लास्ट मैच ऑर्गेनाइज हुआ। एक कंट्री है स्पेन यहाँ पे, एक कंट्री है स्पेन यहाँ पे, और एक लैटिन अमेरिका का कंट्री है अर्जेंटीना, एक है लैटिन अमेरिका का कंट्री अर्जेंटीना। तो स्टूडेंट्स स्पेन तो आप देखिए कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसके वहाँ पे सिचुएटेड है, पोर्तुगल है एक तरफ, स्पेन है। अर्जेंटीना है वो लैटिन अमेरिका के जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, ब्राज़ील से जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट आया करता है वहाँ पे। तो ये बेसिक वो कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि वर्ल्ड कप को जो ऑर्गेनाइज करता है वो फीफा ऑर्गेनाइज करता है। फीफा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ऑर्गेनाइज किया करता है। इस समय आप देखिए कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है जिसमें कनाडा है, नॉर्दर्न अमेरिका में कनाडा है, यूएसए है और यूएस के अलावा मैक्सिको है, तो इन कंट्रीज़ के वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज है वो किया गया है। अब ये हमने बेसिक यहाँ पे देखा इसके बारे में। क्या स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में भी फ़ुटबॉल का क्रेज़ है क्या? तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में फ़ुटबॉल का क्रेज़ है। हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में गोवा जो स्टेट है वहाँ पे आपको लार्जर वे में मिलेगा। गवर्नमेंट ने आप देखिए कि कोशिश भी किया था, जो हमारे फ़ुटबॉल का जो रेगुलेटरी हैं उन्होंने कोशिश भी किया था। कुछ फ़ुटबॉल का जो क्लब बेस्ड टूर्नामेंट्स हैं वो चलाई गई थी जिससे कि इसका जो पॉपुलराइज है वो किया जा सके इस गेम को यहाँ पे। काफ़ी बार जब जब लास्ट ईयर जो ये फीफा वर्ल्ड कप है इसके अंदर में केप वर्दे नाम का एक आइलैंड कंट्री है। केप वर्दे कहाँ पे है? जब आप अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको आप देखोगे तो उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक आइलैंड कंट्री आपको मिलेगा। सपोज कीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक आइलैंड कंट्री है यहाँ पे जिसका नाम है केप वर्दे। केप वर्दे है वो भी आप देखिए कि जो क्वालिफाई है वो हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया क्वालिफाई है वो नहीं हुआ। तो इतना लार्जर कंट्री है, इतने प्लेयर्स हमें प्रिपेयर करने का ज़रूरत है। स्पोर्ट्स में आप देखिए कि हमारा जो परफॉर्मेंस है जिस तरीके से पॉपुलेशन बेसिस पे होना चाहिए वो काफ़ी कम है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, टारगेट ओलंपिक जो पोडियम का जो स्कीम है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में एग्जिस्टेंस में आए। और भी आप देखिए कि स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स रहे हैं उनका भी रोल है कि वो लोगों को मोटिवेट करें, नई जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनका जो बैच है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करें। तो ये बेसिक्स हमने देखा। बट आप देखिए कि हमारे जो ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं जिसमें मणिपुर है, मेघालय है, वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक डे का जो हॉलीडे है वो रखा गया है मणिपुर एंड मेघालय में वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, कि वो फाइनल वहाँ का टूर्नामेंट को वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं वो देखें। तो वहाँ का पॉपुलैरिटी होगा। हमारा जो ओल्डेस्ट जो फुटबॉल क्लब हुआ करता है कंट्री के अंदर में उसका नाम है मोहन बागान। मोहन बागान नाम का जो क्लब है जो जो कि कलकत्ता के वहाँ से ऑपरेट करता है। तो आप देखिए वो भी ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे E20 जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में है कि 20% फ्यूल को ब्लेंड किया जाएगा। तो उसमें मेंशन ये किया गया है कि कैसे व्हीकल को ये जो
व्हीकल के रिगार्डिंग में जो डिबेट सोशल मीडिया पे मिला करती है। वर्कर्स के बारे में बताया गया जो कि व्हीकल्स के रिगार्डिंग में वर्क किया करते हैं कि समय काफ़ी बार पिछले कुछ समय से ऐसे केसेज आने लगे हैं कि हैवी कार्बन का जो डिपॉजिट है वो व्हीकल के अंदर में मिलता है, हैवी कार्बन का डिपॉजिट। तो हैवी कार्बन डिपॉजिट के बारे में है। और इस डिबेट को देखते हुए आप देखिए कि मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया था। मिनिस्ट्री ने जो वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं उसके थ्रू रिस्पॉन्ड किया था कि कैसे यहाँ पे लिटिल बिट माइलेज को इम्पैक्ट कर सकता है इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है, बट ओवरऑल जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा। तो उसी के डिबेट के बारे में, ट्रांजिशन फ्यूल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और जो प्राइस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कि ओरिजिनल आप देखिए कि जो फ्यूल है वो नहीं है, कुछ उसमें 20% का ब्लेंडिंग है, तो फ्यूल का जो प्राइस है वो डिक्लाइन होना चाहिए। मिनिस्ट्री ने उसमें रेस्पॉन्ड किया था कि अभी इनिशियली ये जो बायोफ्यूल को जनरेट करने के लिए जो प्रोक्योरमेंट होता है उसमें मोर मनी का स्पेंड होता है। तो एग्जाम के पर्पज़ से तो आप देखिए कि आपको जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे व्हीकल को डैमेज करता है, माइलेज का इम्पैक्ट करता है, ये यहाँ पे कुछ कंसर्न है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे जो प्रेसिडेंट मैम हैं उनके कुछ कंट्रीज़ के वहाँ पे टूर के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट मैम 3 कंट्रीज़ के वहाँ पे जाएंगे। एक कंट्री है उसका नाम है यहाँ पे रोमानिया। रोमानिया आप देखिए कि जो यूक्रेन के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में सिचुएटेड है। रोमानिया के अलावा स्टूडेंट्स मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, मोल्दोवा नाम का कंट्री हमारे पिछले लास्ट 1 ईयर से आप देखिए कि उस कंट्री के साथ में जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी गए थे। मोल्दोवा के अलावा स्टूडेंट्स नॉर्थ जो मैकेडोनिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट मैम का विजिट रहेगा। तो ये ऑल 3 कंट्रीज हैं वो किस पार्ट के अंदर में हैं, ईस्टर्न यूरोप के अंदर में है। और ईस्टर्न यूरोप के साथ में हमारा जो कनेक्टिविटी है वो पिछले कुछ समय से इंक्रीज है वो हुआ है। तो ये अल्टीमेट यही शो करता है कि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज से मोर इंगेजमेंट हमारा यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट आप देखिए कि लास्ट ईयर केरल के वहाँ पे कुछ एलिफेंट्स का जो डेथ का न्यूज़ आया था उसके रिगार्डिंग में एसआईटी फॉर्म हुआ था। अब एसआईटी ने बताया है कि जो स्लिप करने की वजह से वो रिवर एरिया में स्लिप किए थे एलिफेंट और उसी वजह से उनका नेचुरल वे के अंदर में ये एक्सीडेंट वो हुआ था। स्टूडेंट्स एलिफेंट्स का जो एक्सीडेंट होना, एक तो वाइल्ड एरिया में आप देखिए किस तरीके से नेचुरल जो वाटर बॉडी है उसमें स्लिप करना या कुछ अदर रीजन होना, और भी कुछ काफ़ी सारे अदर रीजन एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि ह्यूमन हैबिटाट्स के अंदर में उनका एंट्री होना, वहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट होना, तो ये एक रीजन ये होता है। काफ़ी बार आपको जो उस एरिया से ट्रेन्स हैं वो भी पास करती हैं, तो ट्रेन रूट के वहाँ पे उनका प्रेजेंस होना, तो ट्रेन के साथ में कोलिजन करना, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है उसके कांटेक्ट में आना, तो ये भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको एलिफेंट्स का जो कैजुअलिटी है, डेथ है, वो काफ़ी बार आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। और ये आपको पता होना चाहिए, हो सके कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, क्या रीजन्स जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी आप देखिए कि क्यों होगा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट, क्या तो ह्यूमन है जो वाइल्ड लाइफ के एरिया के अंदर में जाएंगे, या जो वाइल्ड एनिमल हैं वो ह्यूमन्स के एरिया के अंदर में आएंगे, या आप देखिए कि हो सकता है कि हमारा ही जो एनक्रोचमेंट है वो इंक्रीज हुआ हो उनके एरिया में, समय के साथ में उनका जो प्रोटेक्टेड एरिया का जो डोमेन है उसमें श्रिंकिंग हुआ हो, उसमें कम हुआ हो। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इस बेसिक एक्सीडेंट के बिहाइंड में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और यूके का हुआ है उसको एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। इंडिया और यूके का जो हुआ है वो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके पॉजिटिव के बारे में बताया गया कि कैसे ये एक पॉजिटिव रोल करेगा हमारे ट्रेड की रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर किया गया है 2010 का जो हमने आसियान के साथ में एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसके रिगार्डिंग में पॉजिटिव इस वजह से है कि आसियान में हमने एग्रीमेंट साइन किया बट जो ट्रेड है वो इम्बेलेंस रहा। ट्रेड इम्बेलेंस कैसे रहा? इम्बेलेंस इस वजह से रहा हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे यहाँ पे मोर वहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो आया, हमारी कंट्री ने वहाँ से इंपोर्ट किया, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नहीं गया। तो उन सभी को बैलेंस करने के लिए एक नया एक मैच्योरिंग अप्रोच है जो हमने इंडिया यूके के साथ में जो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट में लिया है। हमारे जो 98% जो ट्रेड जाएगा वो जीरो, आप देखिए कि ड्यूटी का उसको एक्सेस रहेगा, जीरो ड्यूटी उसके ऊपर में अप्लाई होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बैलेंस अप्रोच है लिबरलाइजेशन को काउंटर करने के लिए।
और डोमेस्टिक जो सेंसिटिविटी है उसको भी सिक्योर करने के लिए सिमिलर हमने न्यूजीलैंड के साथ में भी किया है। न्यूजीलैंड के साथ में हमने डेयरी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पे बताए गए। इसके अलावा हम इसका जो कंप्लीट यूटिलाइजेशन है वो कैसे ले सकेंगे, अगर हम यहाँ पे रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है उनको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रेंथन करने के साथ में आप देखिए कि जो यहाँ पे आईपी जो प्रोटेक्शन हुआ करता है उसको हम इंश्योर करेंगे, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसको अगर हम एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे, तो इन पैरामीटर्स को अगर हम कवर करेंगे तो मोर हम यहाँ पे जो प्रोमिस किया गया है इस पैक्ट के अंदर में उसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर है उसका भी बूस्ट यहाँ पे रहेगा, अगर प्रॉपर जो स्ट्रेंथन कर दिया गया तो आप देखिए कि बेनिफिट है वो यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि विक्रम के बारे में है कल के न्यूज़पेपर में, और उससे पहले भी हम इसके बारे में रीड कर चुके हैं। जो हमारा स्पेस का जो ये जर्नी है उसको ये स्ट्रेंथन करता है विक्रम का, आप देखिए कि इस तरीके से, और प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको भी ये इंश्योर है वो करता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ में स्पेस जर्नी है उसको भी शो करने के लिए है। फीचर्स कल के न्यूज़पेपर में हम इसको रीड कर चुके हैं, आज उसी के बारे में है कैसे हम हमारे जो विंग्स हैं उनको स्प्रेडिंग सिचुएशन के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स ताजमहल के बारे में है। आप देखिए कि शाहजहाँ नाम के जो मुग़ल रूलर हुआ करते थे, अपनी जो उनका जो बेगम था उनका मेमोरी के अंदर में कैसे वो ताजमहल को बनाए थे। अब उसका जो लीगल टसल है उसके बारे में है, क्या लीगल टसल ये है कि ये इसका सर्वे करवाया जाए, ऐसे पेटिशन्स फाइल होते हैं। पहले आप देखिए कि जब जब लेटर फेज ऑफ जो यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री था या जो अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री था, उस समय में भी यहाँ पे जो फॉरेन जो पावर्स हैं वो इसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ क्लेम करते थे कि इसका जो आर्किटेक्ट है वो डिफरेंट पर्सन है। इस तरीके से वहाँ पे इसके डिस्कशंस हुआ करते थे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो कैटेगरी हुआ करता है, जो हेरिटेज साइट आती हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आती हैं, तो जो नेचुरल वे के अंदर में आया करती हैं उसके अंदर में क्या इसको हम काउंट करते हैं क्या नेचुरल वे के अंदर में, या कल्चरल पर्सपेक्टिव से हम इसको काउंट करेंगे। तो आप देखिए कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से आया करता है ताजमहल यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि गवर्नमेंट मानसून सेशन के दौरान में गवर्नमेंट का एक अप्रोच है कि मानसून सेशन में जो हमारा वंदे मातरम है जो नेशनल सॉन्ग है जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा लिखा गया था, और बंग दर्शन नाम का जो फर्स्ट मैगजीन हुआ करता था बंग दर्शन, उसमें फर्स्ट टाइम इसका पब्लिकेशन है वो हुआ था। बाद में इसको आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। फिर आप देखिए कि 1896 के समय जब कांग्रेस सेशन हुआ तो फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था, और 1937 में कांग्रेस सेशन के ही दौरान में इसको हमारे फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट के रूप से इंक्लूड किया गया। वैसे आप देखिए कि उससे पहले 1905 का जब बंगाल पार्टीशन मूवमेंट था उस समय में वंदे मातरम का एक इम्पोर्टेंट जो सॉन्ग रहा था जो लोगों को यूनाइट करने में रोल प्ले किया था उस दौरान में। अब गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है कि जो 1971 का हमारा एक्ट है कि जो नेशनल ओनर्स के जो यहाँ पे सिंबल्स हैं उनके इंसल्ट से उसको प्रिवेंट किया जाए, जिसमें हमारा फ्लैग है नेशनल जो एंथम है वो इसका पार्ट है, तो उसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी इंक्लूड किया जाए। अगर कोई पर्सन वहाँ पे विलफुल वे के अंदर में इंसल्ट करता है तो उसको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस के रूप से कंसिडर किया जाएगा। तो 1971 के एक्ट के अंदर में इसको भी इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रपोजल को लेके आए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, क्यूबा के एक जो आर्टिस्ट हैं जिनको कि आप देखिए कि 5 ईयर का पनिशमेंट हुआ था। 5 ईयर पहले उनको पनिश कर दिया गया था कि आपने जो नेशनल सिंबल है उनको इंसल्ट किया है। जब भी कोई डिक्टेटर गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई वॉइस को रेज करेगा तो ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज हुआ करते हैं कि आप नेशन के अगेंस्ट में हो, आपने नेशन का जो सेंसिटिविटी है जो यूनिटी है कोई भी सिंबल होगा उसको आपने हार्म करने का कोशिश किया है तो उन चार्जेस के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये यूएस के लिए चले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने असाइलम है वो मांगा है उसके लिए गए हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। क्यूबा के अगेंस्ट में आप देखिए कि यूएस अथॉरिटीज़ ने काफ़ी कुछ डिसीजंस लिए हैं, ब्लॉकेड हुआ है वहाँ पे। क्यूबा का जो ऑयल क्राइसिस है वो भी आपको मिलेगा। साउथ अफ्रीका के बारे में है, साउथ अफ्रीका के वहाँ पे आप देखिए कि जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें जो रेडियो एक्टिव जो डिटेक्शन है उसके बारे में कि कंटामिनेशन है वो काफ़ी माइनर लेवल के ऊपर में हुआ है वहाँ पे, तो उसको मेंशन किया गया।
चाइना के वहाँ पे है कि चाइना के वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके सर्वाइवल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बारे में मेंशन है। तो लैंडस्लाइड आप देखिए कि किसी भी कंट्री के वहाँ पे हो सकता है अगर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, कंटिन्यूस वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल हुआ है, नेचुरल एक्टिविटी है, वो भी रीजन बनते हैं। और काफ़ी बार हैवी मशीनरी वर्क है सेंसिटिव एरिया के अंदर में, वो भी रीजन है वो बना करता है। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यहाँ पे यूके के जो नए लीडर जो पावर में आएंगे, जिनको कि किंग ऑफ नॉर्थ के रूप से भी एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो डिजिटल आईडी के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उसको ड्रॉप करने के लिए इन्होंने कहा, और ईज़ ऑफ लिविंग के जो इश्यूज हैं उनको ये इनिशियली वे में डील है वो करेंगे। तो यूके के नए लीडर जो मैनचेस्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि टेक्सटाइल का सिटी होता है। इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर है। वैसे हर एक स्टेट का एक मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो भीलवाड़ा का जो एरिया है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रीड करोगे तो जो कानपुर का एरिया है जहाँ पे टेक्सटाइल का वर्क ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए कि पंजाब के अंदर में लुधियाना का जो एरिया है, हरियाणा में पानीपत का जो एरिया है, ऐसे अलग अलग एरियाज़ हुआ करते हैं जहाँ पे टेक्सटाइल वर्क है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई, आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपना भी मैनचेस्टर बताना कि आपके स्टेट से कौन सा मैनचेस्टर बोला करते हैं उस सिटी को जहाँ पे टेक्सटाइल वर्क है वो ज़्यादा होता है। अब आप देखिए कि जो ये उनके लीडर के जो कमिटमेंट्स हैं उसके बारे में मेंशन है। रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में, यूक्रेन ने जब अटैक किया रसिया के वहाँ पे कुछ एरियाज़ के अंदर में, तो अब रसिया ने भी आप देखिए कि काउंटर में अटैक किया है। और काउंटर अटैक के अंदर में एक एयर डिफेंस सेक्टर का जो गैप है उसको भी ये शो करता है कि कैसे यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें गैप है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? पैट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूएस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब जितना यहाँ पे डिमांड था वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, गैप यहाँ पे यूक्रेन बताता है। और यूएस का खुद का भी कन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, तो इस वजह से भी डिले हुआ है। और तो ये गैप को शो करता है यहाँ पे, ये जो कंटिन्यूस अटैक्स को काउंटर ना किया जाना जो रसिया से उनके लिए आया करते हैं। माली आप देखिए कि कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ में है। अभी कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो वहाँ पे माली अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में जो जिहादिस्ट रेबल ग्रुप्स हैं, अब उन्होंने फिर से अटैक किया है जिसमें इसके कुछ सोल्जर्स का डेथ हुआ है। और रशियन फोर्सेज का भी वहाँ पे प्रेजेंस आप देखिए कि माली के वहाँ पे, माली है, माली के अलावा नाइजर है और बुर्किना फासो है। ये 3 कंट्री हैं जिन्होंने आप देखिए कि विड्रॉल भी किया था। इकोवास जो है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ डेट वेस्ट जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनका जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी विड्रॉल किया था। और उन्होंने खुद का अपना अलायंस ऑफ साहिल के रूप से एक ट्राइलेटरल फॉर्म है उसको सेटअप है वो किया था। तो ये माली के बारे में था। माली एक वेस्टर्न अफ्रीका का जो कंट्री है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है उसमें एक तो विक्रम के बारे में मेंशन था, एक आर्टिकल, तो जो हम कल के न्यूज़पेपर में उसके बारे में देख चुके हैं। ये बेसिकली आप देखिए कि प्लास्टिक के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया। जब से वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, कन्फ्लिक्ट है, तो ये जो प्लास्टिक का जिससे बनता है उसके जो जो यहाँ पे मटेरियल है वो इजिप्ट के थ्रू सप्लाई होता है। तो इजिप्ट जो कि आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और जो इम्पोर्टेंट जो रेड सी का एरिया है उस रूट में ये सेटअप कंट्री है, तो वहाँ से जो नया वे ऑफ सप्लाई है उसको ये मेंशन करता है। फिनिंग क्या प्रोसेस हुआ करता है? आप देखिए कि क्रूअल एक प्रैक्टिस है, वेस्टफुल का एक यहाँ पे एक प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में इसको बैन भी किया गया है। सेनेगल ने अब इसके रिगार्डिंग में जो सेनेगल का वहाँ का जो इंसिडेंट है उसके बारे में मेंशन है। ये भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल। तो फिनिंग ये होता है कि जो फिन्स जो हुआ करते हैं यहाँ पे फिश के अंदर में उनको रिमूव करना। काफ़ी बार आप देखिए कि ये इसको क्रूअल प्रैक्टिस के रूप से भी कहा जाता है। उसको फिर से वहाँ पे वाटर एरिया के अंदर में रिलीज करना उस फिश को यहाँ पे। और कंटिन्यूस जो वेल्स हैं उनका तो आप देखिए कि पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। इंटरनेशनल वेल कमीशन भी एक होता है, एक ये क्या होता है? इंटरनेशनल वेल कमीशन। और जापान आप देखिए कि इससे विड्रॉल किया था। जापान का डिमांड था कि वेल्स के अगेंस्ट में वो जो अपना कॉमर्शियल उसका एक्सप्लॉयटेशन है वो करेंगे। इंटरनेशनल वेल कमीशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये होमवर्क है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।